नमस्कार, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एंटोन चेखव ने कहा है, एन एक्टर मस्ट बर्न इनसाइड विद एन आउटवर्ड ईज। यही खूबी है हमारे आज के मेहमान की। उनकी जितनी भी क्रिएटिविटी है उसको एक सहजता से अभिव्यक्ति मिलती है उनके ज़रिए। वी आर डिलाइटेड टू हैव ऑन आवर प्रोग्राम द एमिनेंट एक्टर, राइटर एंड डायरेक्टर श्री अमिताभ श्रीवास्तव। नमस्कार जी। हमारे प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपके लिए ये बात इसलिए कही गई क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो आप इकोनॉमिक्स में लगे हुए थे, लेकिन ये जो अंदर की जो एक बर्निंग है, एक धधक है, जो एक क्रिएटिव धधक है, वो इकोनॉमिक्स में तो होती नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, तो जब मैं बीए में था तब मैंने थिएटर करना शुरू किया और धीरे धीरे जो मजा आने लगा उसके लिए जो धधक बढ़ गई थिएटर के लिए, तो पढ़ाई की तरफ वो कम होनी शुरू हो गई। लेकिन तब तक मैं एमए में पहुंच चुका था, क्योंकि घर में एक प्रेशर रहता है कि भाई एमए करो और ऐसे सब्जेक्ट में करो कि या तो आप कंपटीशन से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए अपेयर होते हैं। एक जमाने में कहते थे कि आईएएस प्रोड्यूसिंग यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स लिया था, लेकिन उसमें फिर मन लगता ही नहीं था। जैसे तैसे पढ़ाई तो की, लेकिन सारा ध्यान जो है वो थिएटर पे ही रहता था। तो इसलिए मैं कई बार क्लासेस भी गोल करता था, मेरी अटेंडेंस कम हो गई थी, तो बड़ी मुश्किल से मुझे एग्जाम में बैठने को मिला। एमए मेरा कहने को है, मैंने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट, वो डिग्री रखी हुई है घर पे, लेकिन असली जो भी पढ़ाई लिखाई या जो डिग्री या जो भी है वो थिएटर रहा है। उसमें एक्टिंग करने में ज्यादा मजा आता है। घर में माहौल कैसा था? घर में मेरे पिताजी भी टीचिंग लाइन से, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए थे और मेरी माताजी भी टीचर थी, तो पढ़ाई लिखाई का वैसा माहौल था। लेकिन मेरे पिताजी क्योंकि साइकोलॉजी में पढ़े हुए थे, एमए किया था, और तो उनका कहना था कि बच्चों को एक तो किसी चीज के लिए भी प्रेशराइज नहीं करना है, और जो उनकी मर्जी हो, जो करना चाहें उसके लिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो कोई बहुत ही गलत काम नहीं कर रहे हों। तो उस तरीके से काफी लिबरल सा माहौल था, बड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग। हाँ, जब मेरा एनएसडी में दाखिला हुआ और मालूम चला कि मैं एमए करके 1 साल अपना स्ट्रगल कर चुका था, नौकरी पाने की कोशिश कर चुका था, तो उम्र भी हो रही थी और था कि भाई अब तुम जॉब करो, कुछ काम करो, तो अभी 3 साल और पढ़ाई करनी है। तो इसको लेके थोड़ा सा उनको संशय या थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन फाइनली खैर उसके लिए भी वो लोग राजी हुए और मुझे यहाँ भेजा। थिएटर में पैशन तो बहुत था, लेकिन पेमेंट ज्यादा नहीं होती थी, तो इट वाज नॉट रियली स्पेशली फॉर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, एक तरह से जो करियर चॉइस है वो तो हो नहीं सकती थी। होता क्या है कि आप जब युवा होते हैं तो अपने सपने होते हैं और आप सोच रहे होते हैं। तो जब मैंने एनएसडी में दाखिला के लिए ट्राई किया था, और ये हुआ था कि चलो ट्रेनिंग लेंगे, और ये था कि एक यहाँ पास एक डिप्लोमा होगा प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, तो मुझे शायद रेडियो या टेलीविजन या ऐसी किसी जगह पे जॉब मिल जाएगी जो कि इस फील्ड से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन जब तक वो 3 साल की ट्रेनिंग पूरी हुई तो लगा कि नहीं यार, ये तो रास्ता जो है, मैंने रेडियो के लिए अप्लाई भी किया था एक दफे, नहीं हुआ मेरा, वो पता नहीं मेरी खुशकिस्मती थी कि बदकिस्मती है, नहीं मालूम है। लेकिन फिर वो कि नहीं, अब नौकरी कहीं नहीं करनी है, अब फ्रीलांस करना है। और ये वाकई में बहुत उस वक्त मुश्किल हालात थे, नहीं कि हालात इन द सेंस कि पैसा नहीं था, स्पेशली एक्टिंग में, तो थिएटर में पैसा अब भी बहुत ज्यादा नहीं है, तब तो बिल्कुल नहीं था। और इसीलिए मुझे जो थोड़ा बहुत मैंने राइटिंग का काम शुरू किया, बेसिक वजह यही थी, एक्टिंग में पैसा नहीं था, वहां से कुछ पैसा मिलता था राइटिंग से, तो वो मेरे एक्टिंग के काम को सपोर्ट करता था। एनएसडी की जो पहली क्लास थी अलकाजी साहब के साथ, उसमें ये बात कही गई थी, शायद त्रिपुरारी शरण जी ने कही थी कि the crux lies in theatre lies between the actor and the audience. तो इसको आपने किस तरह से महसूस किया कि जो ये डायरेक्टर का मीडियम उतना नहीं है, ये किसी और चीज़ का मीडियम इतना नहीं है जितना एक थिएटर आर्टिस्ट का और थिएटर की जो ऑडियंस है उसका है। थिएटर बेसिकली जो है वो ऑडियंस और एक्टर का ही माध्यम है। और जो आपने कहा पहली क्लास अलकाजी साहब की, मुझे पता नहीं त्रिपुरारी शरण जी ने क्या किस सिलसिले में कहा,
हम लोग के साथ जब पहली क्लास हुई थी एनएसडी में अलकाजी साहब की, मुझे आज तक याद है कि उन्होंने एक सवाल पूछा था उस वक्त कि क्या दो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थिएटर में, जिनके बिना थिएटर नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने अपनी अपनी समझ से, किसी ने कहा कि स्क्रिप्ट होनी चाहिए, किसी ने डायरेक्टर कहा, किसी ने जो भी कहा, तो उसमें किसी एक ने कहा था कि त्रिपुरारी शर्मा ने कहा था ये बात कि ऑडियंस और एक्टर, उसको अलकाजी में यस शी इज राइट, इन दो के बिना आप बिना सेट के आप कर सकते हैं, आप बिना स्क्रिप्ट के कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर ऑडियंस नहीं है तो वो थिएटर नहीं है, और एक्टर नहीं है तो वो थिएटर नहीं है। और ये यानी कि ठीक है, डायरेक्टर का अपना एक महत्व है, स्क्रिप्ट, हर एक चीज का अपना एक महत्व है, ऐसा नहीं कि उनका महत्व नहीं है, लेकिन इन दोनों के बिना थिएटर मुमकिन है ही नहीं। कि मैंने एज एन एक्टर महसूस किया जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और सामने ऑडियंस बैठी होती है, तो उसके साथ जो एक आपका नाता जोड़ता है कि अगर वो ताली नहीं बजा रहे हैं आपके डायलॉग्स पे या आपकी परफॉर्मेंस पे, वो हंस नहीं रहे हैं, उस तरह का कोई भी ऐसा उनका आपको प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, उसके वो बड़े खामोशी से शांत बैठे देख रहे हैं, उसके बावजूद आपका कहीं एक तार, एक नाता जुड़ा होता है कि आपको महसूस हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है। जब नहीं पहुंच रहा होता तो भी महसूस हो जाता है कि आज वो बात नहीं बन पा रही है, वो नहीं पहुंच पा रहा, वो थोड़ा फिर परेशान करना शुरू करता है एज ए परफॉर्मर या एज एन एक्टर, कि मैं कैसे वो चीज लाऊं कि वो पहुंचे। तो ये तो खैर है कि इन दो के बिना जो है वो थिएटर मुमकिन है ही नहीं। थिएटर की असली खासियत है कि वो एक लाइव आर्ट मीडियम है, जहाँ पे कि एक जीवंत अभिनेता एक जीवंत दर्शक के सामने है, इसीलिए वो सिनेमा और टेलीविजन से इतना अलग है। ये जो आपने बात कही कि आप रोशनी में होते हैं और ऑडियंस अंधेरे में है तो नजर नहीं आती है, तो उसको महसूस करना, वो एनर्जी को समझना, खास तौर पे जब आप एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अपने आप को उस हिसाब से डालना बहुत ही मुश्किल काम है। कल लंच पे बुलाया है ना उसे? कल तो बिजी है वो। तो परसों बुला लो। परसों भी बिजी है। तो अगले हफ्ते, अगले महीने कभी तो फ्री होगा वो। खाना खाता ही नहीं क्या? हाँ, कभी कभी तब मुश्किल थोड़ी जरूर हो जाती है जबकि ऑडियंस पे लाइट पड़ रही होती है क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी होती है एक अंधेरे में, खासतौर से जब प्रोसीनियम थिएटर में आप परफॉर्म कर रहे हैं कि एक आप अंधेरे में एक ऑडियंस बैठी है। लेकिन शायद इतने सालों का तजुर्बा है कि अब लाइट पड़ने से भी उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन शुरू शुरू में होता था कि अगर आपको ऑडियंस दिख रही है तो वो थोड़ा सा कहीं पे आपको डिस्ट्रैक्ट करती थी आपके कंसंट्रेशन को। अच्छा, आपने काम इतने बड़े बड़े थिएटर डायरेक्टर्स के साथ में किया है, थिएटर और थिएट्रिक्स से लेकर जो जैसे अंकुर जी का बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ थिएटर है, हर तरह का एक्सपीरियंस आपने लिया है, तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी या एक तरह का इत्मीनान किस में मिलता है? क्या है कि एक एक्टर को जब उसका यानी कि जो भी वो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो अगर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ कर पाने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ, तो ज्यादा मजा आता है। और अगर आप उसको अपनी पूरी कामयाबी के साथ, पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ आप कर रहे हैं, तो फिर चाहे वो अंकुर जी का उस तरह का थिएटर जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक या जिसमें सेट नहीं होता है, प्रॉप्स नहीं होती हैं, कई बार तो म्यूजिक भी नहीं होता है, तो उसमें भी मजा आता है। और कहीं पे जहां बहुत हैवी सेट है, लाइट है, कॉस्ट्यूम है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, सब कुछ है, पूरा कहते हैं तामझाम है, पर उसमें भी अगर आपका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है और उसको आप पूरी खूबी के साथ निभा पा रहे हैं, तो फिर उसमें भी आपको एक जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है, जो एक एक्टर का सेटिस्फेक्शन है, वो महसूस होता है, क्योंकि उसमें ये बाकी चीजें फिर उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। आपको ठीक है, वो सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन जब एक मिनिमलिस्टिक सेटअप हो जिसमें जो चीज कही जा रही है वो आपके भाव से कही जा रही है, इट इज योर इमेजिनेशन व्हिच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द ऑडियंस, तो उसमें एक्टर पे प्रेशर बहुत होता होगा। थिएटर के साथ होता है ये, यानी कि ये मेरे ऑडियंस भी शायद इस बात से वाकिफ भी होगी कि क्या होता है कि कोई एक परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, आप उसके डेली आप शो कर रहे हैं, आप 10 दिन तक शो कर रहे हैं, लेकिन वो हर रोज एक नहीं होती है। बिल्कुल, हर रोज वो अलग होती है, क्योंकि वो लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें आपका को एक्टर के साथ आपका किस तरह का केमिस्ट्री बन रही है, ऑडियंस के साथ आपका किस तरह की केमिस्ट्री उस दिन बन रही है,
तो हर परफॉर्मेंस वो अलग होती है। मुझसे पूछे बगैर मैं दमड़ी नहीं निकाल सकता, वरना उसकी टांगे नहीं तोड़ दूंगी मैं। हालांकि अभी नहीं तोड़ूंगी, अभी वो बीमार है और मैं भी बहुत कमजोर हो गई हूँ। और एक ही नाटक, वही सेट ऑफ एक्टर्स है, वही सेट है, वही कॉस्ट्यूम है, सब कुछ वही है। एक दिन बहुत अच्छा होता है, एक दिन उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये थिएटर की वही बात है, ये खासियत भी है, खूबी भी है, ये उसकी कमजोरी भी है। तो मतलब थिएटर में जो ऑडियंस होती है उसका भी परफॉर्मेंस में उतना ही एक पार्टिसिपेशन होता है। हाँ, उसके बगैर नहीं हो सकता। यानी कि वो इंटरेक्शन जो है वो बहुत जरूरी होता है। खैर, हम बात कर रहे हैं आपकी एक्टिंग की, तो कुछ लोग हैं जो आपकी एक्टिंग की, आपकी पर्सनालिटी की सराहना करते हैं, तो देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो अमिताभ, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी यात्रा के बारे में बात कर रहे हो। मैंने भी तुम्हारे साथ एक लंबी यात्रा की है। 1980 से लेकर 2021 आ गया। कितना काम हम लोगों ने एक साथ किया, और तुम्हारी जो शिद्दत, तुम्हारा जो पैशन काम को लेकर, जी जान से जुटने वाला और सारे कामों को संभालने वाले, सिर्फ अभिनय ही नहीं करना है और भी जो तमाम जिम्मेदारियां हैं, और सबसे ज़्यादा हिसाब किताब रखने में माहिर हो, क्योंकि कायस्थ हो तो चित्रगुप्त की तरह से तुम भी पूरा हिसाब किताब रखते हो, फाइनेंसेस के मास्टर हो। तो मैं समझता हूँ कि एक इतना अच्छा समय हम लोगों ने बिताया, काम भी जम के किया, और फिर पारिवारिक संबंध भी बने और बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि अभी हमें बहुत आगे तक जाना है, और तुम भी जम के काम करो, और धीरे धीरे जिस काम को अभी तक बरकरार रखा है उसी में आगे बढ़ना है। और मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे साक्षात्कार को सुनते हुए, देखते हुए, और उसमें कुछ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हुए। अभी तक तुम लोग मेरे बारे में बोलते रहते थे, लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं भी उसका पूरा क्या पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत बहुत खुशी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए जब मैंने शुरुआत में आपकी इंट्रोडक्शन की इस बात से की कि अंदर की जो आग है उसको एक सहजता से प्रस्तुत करना, ये आपकी खूबी रही है। हैव यू वर्कड टुवर्ड्स इट, और इज दैट हु यू आर? शायद हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा रहा है जिसमें ये बताया गया कि आपका रिलैक्स होना एज एन एक्टर, आपका स्टेज पर रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ठीक से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि तब जो है आपकी अपनी पूरी बॉडी भी टेंस नहीं होती है, ना सिर्फ बॉडी, जो आपका अंदर का भी जो पूरा तंत्र है वो अगर वो टेंशन में रहेगा तो आपकी परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट करेगा। तो अगर आपको चाहे दिखाना भी है स्टेज पे कि आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत टेंस हैं, आपके अंदर बहुत खलबली मची हुई, लेकिन एज एन एक्टर आपको बहुत ही रिलैक्स होना होगा, आपको वो सारा परफॉर्म करना होगा, दिखाना होगा उस टेंशन को या उस गुस्से को या उस दुविधा को। लेकिन बतौर एक्टर वो आपका तो शायद मेरे ख्याल से इसीलिए जो इतने सालों से वो हम करते आ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस में अपने आप आया, या मुझे मेरे अपने ही व्यक्तित्व में रहा है बचपन से कि मैं बहुत जल्दी परेशान नहीं होता हूँ। बहुत अगर कोई बहुत परेशानी की बात होती भी है तो मैं कहता हूँ देखो यार, टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं, सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर उससे सॉल्व होता है तो ठीक है, टेंशन लिया जाए। तो शायद वो मेरे व्यक्तित्व का भी हिस्सा है, तो शायद इसीलिए वो सहजता मेरी परफॉर्मेंस में आ जाती होगी। मुझे नहीं पता, लोग ऐसा कह रहे हैं तो शायद ऐसा होता होगा। आपने इतनी सारी जो परफॉर्मेंसेस की हैं उनमें से कहाँ आपको आसानी लगी और कहाँ लगा कि ये ऑल्दो आई एम सो सहज, मेरे से मुझे मुश्किलात आई? ऐसा तो मुझे नहीं लगा है किसी भी परफॉर्मेंस या किसी भी करेक्टर करने में। लेकिन जैसे एक आध करेक्टर ऐसे हैं जिनको करने के बाद मैं संतुष्ट नहीं था अपनी परफॉर्मेंस से, और आज तक मुझे उसका जो है कहीं वो सालता है, उस बात का चोटती है वो बात। रंजीत कपूर जी ने एक नाटक किया था 1978 में एनएसडी रेपेट्री कंपनी के साथ, मुख्यमंत्री। बहुत कमाल का नाटक था और बहुत हिट नाटक था रेपेट्री कंपनी का। एक दिन की कहानी है, एक मुख्यमंत्री हैं, उनका जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है
और अब वो कार्यकारी या कार्यवाहक जो है वो मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव होना है अगले दिन और अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो सुबह उनके पास माइनॉरिटी है, वो मेजोरिटी नहीं है, उनके पास कम वोट है, उनके पास कम एमएलए हैं, और कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं कि शाम तक उनके पास उनकी संख्या बढ़ जाती है, जो विरोधी खेमा है उनके एमएलए। ये कहानी, ये प्लॉट है उस नाटक का। उनके 4 बेटे हैं उस प्ले में, तो उसमें सबसे छोटे बेटे का रोल मैंने किया था, जो कि बहुत ही अपने आप में बड़ा, यानी कि कैरेक्टर बहुत कमाल का है वो। और मुझसे पहले जब ओरिजिनल कास्टिंग थी तो वो राजा बुंदेला जी और हेमंत मिश्रा हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने किया था डबल कास्टिंग में। फिर वो लोग निकल गए रेपर्टरी से, मैं आया तो मुझे वो रोल दे दिया गया। तो मेरे बाल गिरने तब भी शुरू हो चुके थे, और वो एक 18-19 साल के लड़के का रोल था। मेरी उम्र तब शायद 24 साल के आसपास हो रही होगी। तो मुझे विग पहना दी गई। अब उससे मैं कुछ अनकंफर्टेबल फील करता था, यानी कि उसको लोगों ने, ऑडियंस ने बहुत लाइक किया क्योंकि वो करेक्टर इतना अच्छा था, पर मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था बतौर एक्टर। और मुझे आज तक लगता है कि मैंने जितने भी रोल किए हैं, वो एक रोल है जिसको मैं कभी भी जो है कहेंगे कि आप कहीं एक 70% 80% तक भी मैं उसको निभा नहीं पाया। नहीं तो जनरली कमोबेश ठीक ठाक सा हो जाता है। आपने कहा कि इस रोल में आपको सराहना तो मिली बट यू वर नॉट सेटिस्फाइड, तो ऐसा भी होता है कि आपको खुद को लगता है कि ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसा भी होता है? अक्सर जब हम लोग थिएटर कर रहे होते हैं, यानी खासतौर से जब आप छोटे जगह पे कर रहे होते हैं, तो जो ज़्यादातर ऑडियंस आती है वो आपको जानने वाली ऑडियंस होती है जी। और जो आपने खराब किया हो, अच्छा किया हो, वो तारीफ ही करती है हाँ करके। तो वो जो है वो तो आपको तारीफ मिलती रहती है, आपने जो खराब भी परफॉर्म किया हो। जब आप ज्यादा बड़े स्केल पे आने लगते हैं, जहाँ पे कि आपके पास ऐसी ऑडियंस आ रही जो आपको जानती नहीं है जी, तो वहां पर ये होता है कि अक्सर जो लोग पीछे मिलने आते हैं, अब उनको आपका रोल पसंद आया नहीं आया, अगर आप सामने, हो सकता है कि वो जसलीन की परफॉर्मेंस को देखा हो और उसको मुबारकबाद देने के लिए बैक स्टेज आ रहे हो, मैं सामने पड़ गया तो मुझे भी बोल के चले गए कि साहब आपने बड़ा अच्छा किया, पर ऐसा किसी ने आज तक नहीं कहा कि साहब आपने अच्छा नहीं किया ऐसा जो है ना, ये तो नहीं बचा, झूठी तारीफ ही लोग कर गए हो। तो वो जो है, लेकिन मुझे जैसे कि जो मैंने बताया, मुख्यमंत्री के रोल के लिए मेरे एक दोस्त है अन्नू कपूर, बहुत अच्छे काबिल एक्टर हैं, जी जी, हमारे बैचमेट थे एनएसडी में। उसने मुझे आज तक वो कहता है कि तुमने यार वो रोल ठीक नहीं किया। वो कहता सही कहता है वो कभी कोई एक्टर इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि ऑडियंस का, चाहे दोस्त हो चाहे स्ट्रेंजर्स हो, जब आपका काम देखें रिएक्ट करें, तो ऐसा कभी हुआ है कि एक्टर को फर्क ही ना पड़े? और खासतौर पे आपको ऐसा हुआ है कभी? नहीं, फर्क तो पड़ता है ना, फर्क पड़ता है। मैंने बताया ना कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस जो है उसको तक वो बात नहीं पहुंच रही है, तो आपको महसूस हो जाता है। उसके बाद लोग आगे चाहे भले आपसे तारीफ कर जाएं, आपको पता होता है कि आपने अच्छा नहीं किया। और मुझे इससे याद आया कि हम लोगों ने अंकुर जी के साथ ही, जो मैंने पहला काम किया, तो एनएसडी से निकलने के शायद 1 साल बाद 3 कहानियां की थी, महानगर 3 संवाद के नाम से जी। 3 अलग अलग राइटर्स की कहानी थी, जिसमें स्त्री पुरुष संबंध के 3 अलग अलग स्टेजेस उनके रिलेशनशिप के थे उसमें जी। तो हम लोग काफी यंग थे, मैं था, मेरी बैचमेट अमिता मिश्रा थी, वो तब बाद में उद्गाता हो गई थी, अमिता उद्गाता। हम दोनों ही उसमें थे तीनों कहानियों में। तो हम लोगों ने किया और उसको ठीक ठाक, उसको लोगों ने पसंद भी किया, अच्छी कहानियां थी। कई साल बीत गए, हम लोग बाद में महसूस हो कि अब लोग हम मेच्योर हो गए हैं, उसमें जो कुछ ऐसे करैक्टर जो मेच्योर था एक कहानी में, तो अब इसको अगर हम करें तो शायद हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो हमने अंकुर जी से बात की और करीब 20-22 साल के गैप के बाद उसको दोबारा रिवाइव किया, और उसको जब करना शुरू किया तो महसूस हुआ कि नहीं, अब वो बात नहीं बन पा रही है जो हम लोग यंग एज में हमने किया था। अच्छा। तो इनफैक्ट तब भी कुछ लोगों ने तारीफ भी की, पर हमने खुद ही महसूस करके एक बार अंकुर जी इसको बंद कर देते 3-4 शो के बाद, कि इसमें वो बात नहीं बन पा रही है जो उन कैरेक्टर्स में होनी चाहिए, हम ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसको पे बंद कर दिया। हम लोगों ने खुद ही एक कॉन्शियस डिसीजन ले करके। खुद को समझना है, वो बहुत ज़रूरी होता है एक थिएटर पर्सन के लिए, कि अब आई हैव आउटग्रोन दिस रोल, आई कांट डू इट,
आई शुड नॉट बी ग्रीडी अबाउट इट एंड से कि इस रोल को किया ही जाए जब उसका एक जैसे मियाद खत्म हो गई। एक्टर बहुत लालची होता है, लेकिन कहीं पर आपको अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो ये निर्णय लेना पड़ता है कि भाई अब इस रोल के लिए मेरी या तो अब एज नहीं रही है या इस रोल को मैं निभा नहीं पा रहा हूं जिस तरीके से निभाया जाना चाहिए, इसका जो भी उस करेक्टर को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं या है ना, तो किस तरीके से मैं तो उसको जो है फिर अपने आप ही मेरे ख्याल से पीछे हट जाना बेहतर होता है कि बजाय पे एक खराब काम करें आप। आपकी ईमानदारी की और आपकी अभिनय की तारीफ करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। अरे वाह, तो आइए उनसे मिलते हैं। जरूर। हाय बॉबी, मैं रंजीत कपूर। बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है और मैं इस बीच में दाखिल हो रहा हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम्हारा मुझे इतना लंबा साथ मिला है और इतने वर्षों हमने साथ साथ काम किया है। मेरा ख्याल है अब तो याद भी नहीं है कब शुरुआत की थी। और तुम्हारा मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, ख़ासतौर पर तुम्हारी रचना धर्मिता का, तुम्हारे कमिटमेंट का, तुम्हारी ऑनेस्टी का, तुम्हारी सच्चाई का। और कितने सारे एनेक्डोट्स हैं, कितनी सारी घटनाएं हैं, कितनी सारी स्मृतियां हैं जो हम लोगों ने साथ साथ शेयर की हैं। और कभी कभी दिल करता है कि बैठे घंटों उन पुरानी बातें करें कि कहाँ वो स्क्रैबल रात भर खेला करते थे, ब्रिज तुमसे सीखा खेलना। बहरहाल तुम एक बहुत ही अच्छे मेरे मित्र रहे हो, मेरे साथी रहे हो और मैं तुम्हारी प्रगति के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारे हर चीज़ के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुम्हारे इस कार्यक्रम में मैं एक दर्शक की हैसियत से हिस्सा ले रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि आपको इकोनॉमिक्स की वजह से राइटिंग और डायलॉग राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग की तरफ आना पड़ा, बट देयर वाज मोर टू इट ना, एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्योंकि आप टेलीविजन के लिए भी लिखते रहे, फिल्मों के लिए डायलॉग भी लिखते रहे, तो ये क्या प्रोग्रेशन था आपके लिए? एक तो मेरे ख्याल से जैसे कि मेरे नाना जी राइटर थे, उन्होंने यानी कि कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी, शेर व शायरी भी काफ़ी लिखा कुछ उन्होंने। अब मुझे पता नहीं मेरे वो जीन्स में था कि नहीं था, मुझे ये तो नहीं मालूम है। यहाँ पर हम लोग जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे एनएसडी में, तो ऐसा एक मौका आया कि हम लोग एक प्ले कर रहे थे जो बैरी जॉन डायरेक्ट कर रहे थे, और अंग्रेजी का प्ले था, उसको हिंदी में उसका तर्जुमा होना था, अनुवाद होना था उसका। तो हमारे एक साथी ने किया था, लेकिन उसमें फिर मैं भी शामिल हुआ था उसके अनुवाद की प्रक्रिया में, उसकी प्रोसेस में, और उसमें मज़ा भी आया था करने में। और उसके बाद अलकाजी साहब जिनको कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो यानी कि मेरे असली गुरु रहे हैं तरह से थिएटर के, चाहे एक साल के लिए ही सही, वो छोड़ के चले गए थे एनएसडी। और एक मौके पे उन्होंने मुझे एक ये दिया था कि आप अगर राइटिंग में अपना थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। तो मुझे लगा कि जब इस पाए का व्यक्ति मेरे लिए कह रहा है तो फिर मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया। तो मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा के लिए ही उसको कर रहे हैं, ये कहीं एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी उस राइटिंग में होता है। तो इसलिए मैंने वो काम करना शुरू किया। तो जब आप टेलीविजन के लिए आपने शुरुआत की तो वाज इट डिफरेंट? देखिए, हर एक माध्यम का अपनी सीमाएं हैं, अपने अपना उसका स्कोप भी होता है। यानी कि थिएटर के लिए आप लिखते हैं तो आपको मालूम है आपको स्टेज है, इसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं। टेलीविजन में हो सकता है बजट कम हो, फिल्म की जैसा बजट ना हो, लेकिन तब भी आपके पास है कि अगर आपको एक जाना है कि आप बाहर निकल के आपको नदी के किनारे आपको सीन लिखना है, या आप वो सीन आप चीज़ें सोच सकते हैं। हाँ, उसमें यह है कि अक्सर आपको जब हमने लिखना शुरू किया शुरू में तो कि वो करीब 22.5-23 मिनट का एपिसोड होना चाहिए, तो उतने में वो कहानी को पूरा राउंड अप करके उस जगह पहुंचाना कि फिर से आपका एक खो जो कि अगले एपिसोड के लिए ले जाए, वो इंटरेस्टिंग बनाए। तो उस तरह की जो उसके चैलेंजेस होते हैं, वो उसको चैलेंजेस भी होते हैं, उसमें मुश्किल भी आती है करने में। अच्छा, एक मुश्किल जो हम लोग सब झेल रहे हैं वो है पेंडेमिक। अब इतना वक्त बीत गया, बहुत असर बहुत सी चीज़ों पे हुआ है और थिएटर पे तो ख़ास तौर पे हुआ है। तो हाउ डू यू सी थिएटर मूविंग फॉरवर्ड नाउ? ऑडियंसेस तो बिल्कुल नहीं आ रही होंगी। देखिए, अभी नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही ऐसा नहीं, ऑडियंस आ रही है, लेकिन हाँ ऑडियंस कम आ रही है।
और जैसे कि मैंने अभी हम लोगों ने पिछले महीने अमृतसर में अपना एक परफॉर्मेंस किया था, टैगोर की कहानी है समाप्ति, तो उसका हम लोगों ने एक फेस्टिवल में शो किया था। तो लगभग 50% हॉल, छोटा हॉल था, मेरे ख्याल से 100-125 की कैपेसिटी होगी, तो 50-60 दर्शक थे वहां पर। तो थिएटर की देखिए, थिएटर में ये होता है कि मुश्किलें आती हैं, यानी कि जब टेलीविजन आया था तब भी, जब यानी कि स्पेशली जब सीरियल शुरू हुए कि हुआ कि थिएटर खत्म हो जाएगा, तो नहीं हुआ। सुनते उससे पहले जब सिनेमा भी आया था तो ये होता कि शायद अब थिएटर खत्म हो जाएगा, तो खत्म नहीं हुआ। तो थिएटर हमेशा स्प्रिंग बैक करता है, वो सर्वाइवर है, वो सर्वाइव करता है। तो ये दिक्कत है अभी, और अभी ऑडियंस कम आ रही है, लेकिन ये पेंडेमिक खत्म होगा, वैक्सीन आ गई, अब तो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। तो 1-2 साल में मेरे ख्याल से वापस वो हालत होगी कि फिर से ऑडियंस होगी थिएटर्स में, और वापस रंगमंच या थिएटर अपने उसी तरीके से। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि थिएटर इन अ सेंस सनातन है, कि हमेशा आता रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे चीजें बदलें ना बदलें। लेकिन अपने लिए आप अब व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? कि मुझे और बेटर रोल मिले करने बट आर यू वर्किंग ऑन समथिंग? या वी आर वर्किंग राइट नाउ। भी एक बहुत मशहूर हिंदी के कहानीकार, संपादक, पत्रकार हुए सच्चिदानंद वात्सायन अग्गे। बिल्कुल। तो अग्गे जी की एक कहानी है शरणदाता, तो उसके हम लोग अभी रिहर्सल कर रहे हैं, और 9 अप्रैल को उसका जयपुर में एक कार्यक्रम में उसका प्रदर्शन होना है, तो उस पर कर रहे हैं। तो बताना, एक्टर बहुत लालची होता है, बहुत तो ग्रीडी होता है, तो मुझे है कि और कोई अच्छा सा रोल मिले। और अभी इस पे ठीक है, शरणदाता में अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा रोल कर रहे हैं, और भी अच्छे मिलते रहें, और जब तक कर सकते हैं, जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, बाकी फैकल्टीज जो है वो। तो ऐसा कौन सा एक रोल है आपको लगता है कि आपको जरूर करना चाहिए? इज देयर समथिंग इन पर्टिकुलर यू वांट टू डू? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा कोई ऐसा रोल, ऐसा मेरे सामने ऐसा कोई रोल नहीं कि उसमें कहूँ कि मुझे ये करना है, कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हाँ, जो भी हो, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसको मुझे भी करने में मजा आए और ऑडियंस को देखने में भी मजा आए। हम यही उम्मीद करते हैं आपको एक से एक ऐसे रोल मिले जो ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दे। और हमारे प्रोग्राम में आए, हमें ये इस बात का यकीन है कि हमारी ऑडियंस जो है वो मंत्रमुग्ध हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर प्रोग्राम टुडे। मैं भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया इस प्रोग्राम में आने के लिए, और आपके साथ बातचीत करने में बहुत मजा आया जसलीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।